जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आज मैं लेकर आया हूं आर्मी जीडी एग्जाम के अंदर आने वाले जीके, साइंस, मैथ और रीजनिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का एक मॉडल पेपर, जिसके अंदर हम पूरे 50 क्वेश्चन लाए हैं। तो अगर आप भी इंडियन आर्मी की एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप नए हो हमारे यूट्यूब चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। अपना पहला पार्ट है सामान्य ज्ञान का, और सामान्य ज्ञान का पहला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, रूस, भारत, चीन और कनाडा। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है वो है रशिया या रूस। ठीक है, लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा देश है वो है कनाडा। डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जबकि तीसरे नंबर पर आता है अमेरिका का नाम। ठीक है, और चौथे नंबर पर आता है चाइना का नाम। चाइना दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, पांचवें नंबर पर आता है ब्राजील का नाम, छठे नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पर आता है भारत। ठीक है, भारत दुनिया का क्षेत्रफल में सातवां सबसे बड़ा देश है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि रोम साम्राज्य किसने स्थापित किया था। चार ऑप्शन दे रखे हैं, ऑगस्टिन सीजर, कार्ल मैग्ना, जेम्स द्वितीय या फिर जॉन कैल्विन। ठीक है, तो इनमें से रोम साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑगस्टिन सीजर को। अगला क्वेश्चन अपना कि भारत के किस खिलाड़ी को पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, कपिल देव, ठीक है ये देव है, दूसरा ऑप्शन दे रखा विश्वनाथ आनंद, तीसरा सचिन तेंदुलकर या फिर चौथा पीटी उषा। ठीक है, तो इनमें से कौन सा खिलाड़ी है जिसको राजीव गांधी खेल रत्न, जो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, जिसका नाम चेंज कर दिया अभी और हाल ही में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रखा गया है। और ये सबसे पहले जो जब इसकी शुरुआत हुई थी 1991 और 92 के अंदर, तो ये सबसे पहले दिया गया था विश्वनाथन आनंद को। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इनके अंदर तीन ऑप्शन और दे रखे हैं, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, इन दोनों का संबंध क्रिकेट से है, जबकि विश्वनाथन आनंद का संबंध शतरंज से है। ठीक है, और डी ऑप्शन दे रखा अपने पास पीटी उषा, ये इंडियन एथलीट यानी इंडियन धावक थी। अगला क्वेश्चन अपना कि थिम्पू कहाँ की राजधानी है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान या फिर भूटान। तो इनमें से थिम्पू है वो कहाँ की राजधानी है, तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूटान की। ठीक है, जबकि बांग्लादेश की राजधानी ढाका, ठीक है, श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरम कोटे। ठीक है, श्रीलंका की पहले थी कोलंबो और वर्तमान में श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरम कोटे, और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे कि भूटान की मुद्रा क्या है। ठीक है, भूटान की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है, इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है अपना कि नाटो की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, नाटो की जिसकी फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना कब हुई थी। चार ऑप्शन दे रखे हैं, 1950, 1949, 1970 या फिर 1975। ठीक है, तो नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान समय में 30 देश इसके सदस्य देश है। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले नंबर पर आता है यूएनओ, दूसरे नंबर पर आता है नाम NAM। ठीक है, और तीसरे नंबर पर आता है फिर नाटो, और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। अगला क्वेश्चन है अपना कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। चार ऑप्शन दे रखे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर राजीव गांधी। ठीक है, तो इनमें से जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, जबकि इसके आगे अगर जय विज्ञान भी लिखा जाए, ठीक है, तो जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। अगला क्वेश्चन अपना कि बजरंग पूनिया किस खेल से संबंधित है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, कुश्ती, निशानेबाजी, मुक्केबाजी या फिर फुटबॉल। तो बजरंग पूनिया का जो संबंध है वो किस खेल से है। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुश्ती से, और ये ओलंपिक की पदक विजेता खिलाड़ी भी है। अगला क्वेश्चन है अपना कि ISI एजेंसी किस देश से जुड़ी हुई है। ठीक है, ये एक गुप्तचर एजेंसी है ISI, इसका संबंध किस देश से है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका। ठीक है, तो ISI जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, और इसका संबंध है पाकिस्तान से। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जबकि भारत की जो सर्विस एजेंसी है, जो गुप्तचर संस्था है, उसका नाम है RAW,
डब्ल्यू, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म होती है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। जबकि अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका की जो गुप्तचर संस्था है उसका नाम है CIA, ठीक है। और इसके साथ साथ इजराइल की अगर हम बात करें तो इजराइल की जो गुप्तचर संस्था है उसका नाम है मोसाद, ठीक है, ये मोसाद इजराइल की गुप्तचर संस्था है। रूस की जो गुप्तचर संस्था है उसका नाम है KGB, ठीक है। और इंग्लैंड की जो गुप्तचर संस्था है उसका नाम है MI, ठीक है, ये प्रमुख गुप्तचर संस्था है, आप इसको याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन अपना कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, जो भारत के संविधान का सबसे बड़ा ज्ञाता, ठीक है, या भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति। तो महान्यायवादी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान समय में भारत के जो महान्यायवादी है वो है के वेणुगोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? चार ऑप्शन दे रखे हैं, 1889, 1869, 1879 या फिर 1899, ठीक है। तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनका जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदरम एक जगह है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन अपना कि पूर्वोत्तर में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बड़ौदा, भोपाल, सूरत या फिर अहमदाबाद। तो अंग्रेजों ने अपनी जो सबसे पहली फैक्ट्री है वो सूरत में स्थापित की थी और इसको 1613 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना कि विद्युत से चलने वाली भारत में प्रथम रेलगाड़ी कौन से सन में चली थी? चार ऑप्शन दे रखे हैं, 1911, 1935, 1920 या फिर 1925, ठीक है। तो विद्युत से चलने वाली जो भारत में पहली रेलगाड़ी है वो शुरू हुई थी 3 फरवरी 1925 को। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये मुंबई से कुर्ला हार्बर तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि मेघदूत पुस्तक के लेखक कौन है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, कालिदास, वेदव्यास, तुलसीदास या फिर रैदास, ठीक है। तो इनमें से किस लेखक ने मेघदूत पुस्तक को लिखा था? तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, कालिदास ने, ठीक है। मेघदूत के अलावा अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, और विक्रमाशौर्यम जैसी फेमस पुस्तकें भी कालिदास द्वारा ही लिखी गई है। अगला क्वेश्चन अपना कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR कहाँ स्थित है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या फिर पुणे, ठीक है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिल्ली में। और लास्ट क्वेश्चन है अपना जीके का, और ये करंट अफेयर्स है कि हाल ही में आम आदमी पार्टी ने पहली बार किस पूर्ण राज्य में सरकार बनाई है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, उत्तराखंड, मणिपुर, हरियाणा या फिर पंजाब, ठीक है। तो हाल ही में जो लोकसभा इसके राज्य विधानसभा के जो इलेक्शन हुए थे उसके अंदर पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भगवंत मान वहां के मुख्यमंत्री बने आम आदमी पार्टी के। अगला क्वेश्चन अपना अगला पार्ट है अपना सामान्य विज्ञान का, और सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन नंबर 16 है कि इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? चार ऑप्शन दे रखे, मधुमेह, तपेदिक, हैजा या फिर एनीमिया, ठीक है। तो इनमें से कौन से बीमारी है जो इंसुलिन की कमी से होती है? तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, मधुमेह, ठीक है, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर शुगर की बीमारी भी कहा जाता है, और ये इंसुलिन की कमी से होती है। अगला क्वेश्चन अपना कि फोन का आविष्कार किसने किया था? जो टेलीफोन है उसका आविष्कार किसने किया था? चार ऑप्शन दे रखे हैं, आइंस्टाइन, ग्राहम बेल, न्यूटन या फिर मार्कोनी, ठीक है। तो टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा, ठीक है। अगर यहाँ पर फोन की जगह मोबाइल फोन आता, ठीक है, तो मोबाइल फोन का आविष्कार मार्टिन कूपर द्वारा किया गया है, ठीक है। जबकि आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी E=mc² की थ्योरी दी थी, ठीक है। जबकि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम और मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन अपना कि दिशा बताने वाले यंत्र का नाम क्या है? जो डायरेक्शन दिखाता है उस यंत्र का नाम क्या है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, सिस्मोग्राफ, लेक्टोमीटर, थर्मामीटर या फिर कंपास, ठीक है। तो दिशा दिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कंपास का। डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जबकि सिस्मोग्राफ एक भूकंपमापी यंत्र है, लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापते हैं और थर्मामीटर से
तापमान नापा जाता है। अगला क्वेश्चन अपना कि फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस निकलती है। ठीक है, तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस होता क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण होता है पेड़ पौधों के द्वारा खाना बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको फोटोसिंथेसिस या फिर प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर ध्यान रखना, पेड़ पौधे हमेशा CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं। ठीक है, और वो छोड़ते हैं ऑक्सीजन O2। तो यहाँ पूछा है कौन सी गैस निकलती है, निकलने का मतलब छोड़ते हैं वो, तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन गैस को वो छोड़ते हैं। और कौन सी ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन अपना कि कॉपर का परमाणु संख्या क्या है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, 25, 28, 29 या फिर 30। ठीक है, तो इनमें से कॉपर या जिसको हिंदी में बोलते हैं तांबा। ठीक है, तो तांबे का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है, 29। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो रासायनिक संकेत है वो है Cu। अगला क्वेश्चन अपना कि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्रेंशियम या फिर सोडियम। ठीक है, तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना कि मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप होता है यानी ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, 120/80, 90/50 या 100/81 या फिर 80/60। ठीक है, तो अपने नॉर्मल जो एक आदमी होता है, सामान्य व्यक्ति होता है, उसके शरीर बॉडी का जो ब्लड प्रेशर होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 120 और कम से कम 80 होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, 120 और 80। ठीक है, ये उल्टा भी हो सकता है, 80 और 120 यानी न्यूनतम पहले और अधिकतम बाद में भी आ सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन अपना कि बुलेट प्रूफ ग्लास की बाहरी परत मोटे कांच की बनी होती है और इसकी जो भीतरी परत है वो किसकी होती है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, स्टील, स्टेनलेस स्टील, पॉलीकार्बोनेट या फिर क्रोमियम प्लेट। ठीक है, तो जो बुलेट प्रूफ ग्लास होते हैं या अपने बुलेट प्रूफ बॉडी जैकेट होते हैं, उनकी जो अंदर की जो परत होती है, भीतरी परत, वो हमेशा पॉलीकार्बोनेट की होती है। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना कि यदि 1 न्यूटन बराबर x डाइन है तो x का मान क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, 1 न्यूटन के अंदर बराबर होता है 10⁵ डाइन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना कि पीतल किसकी मिश्र धातु है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, तांबा और जस्ता, जस्ता और लोहा, तांबा और लोहा या फिर लोहा और पीतल। ठीक है, तो पीतल जो है वो किसकी मिश्र धातु होती है, इसके लिए आप सिंपल एक वर्ड याद रख सकते हो, पिताजी। ठीक है, पी का मतलब पीतल, ता का मतलब तांबा और जी का मतलब जस्ता। तो पीतल जो है वो तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना कि प्रोटीन का स्रोत क्या है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, मछली, गाजर, रोटी या फिर चावल। ठीक है, तो देखो प्रोटीन का जो सबसे बेस्ट स्रोत होता है वो होता है दालें। और दालों के अंदर कौन सा सबसे बढ़िया होता है, तो उसके अंदर सोयाबीन जो होता है वो, सोयाबीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। लेकिन यहाँ पर देखो कहीं भी सोयाबीन ऑप्शन नहीं है, तो सोयाबीन के अलावा यानी सोयाबीन के बाद सबसे ज़्यादा अगर प्रोटीन किसी में पाया जाता है तो वो है मछलियों के अंदर। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना कि घरों में विद्युत धारा कितने वोल्ट की होती है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, 220 वोल्ट, 200 वोल्ट, 440 वोल्ट या फिर 110 वोल्ट। तो घरों के अंदर जो विद्युत आती है या विद्युत धारा आती है उसमें 220 वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो कुओं पर खेती के लिए जो लाइट आती है उनमें 440 वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन अपना कि चिकनगुनिया किस परजीवी के काटने से होता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, मस्कीटो, स्वाइन, चिकन या फिर बैक्टीरिया। ठीक है, तो चिकनगुनिया एक बीमारी है, वो किसके काटने से होता है, मच्छरों के काटने से। और मच्छरों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मस्कीटो। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि किस रसायन को पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया गया है यानी बिल्कुल बैन कर दिया है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोडेन, यूरिया या फिर NPK। ठीक है, तो इनमें से कौन सा रसायन है जिसको बैन कर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लोरोडेन को। अगला क्वेश्चन अपना कि डिस्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है। जो DC होती है, DC करंट होता है, उसकी आवृत्ति कितनी होती है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, 20 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 35 हर्ट्ज या फिर 65 हर्ट्ज। ठीक है, तो डिस्ट धारा की जो आवृत्ति है वो हमेशा 50 हर्ट्ज होती है। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि जो AC होती है, अल्टरनेटिव करंट, ठीक है, या प्रत्यावर्ती धारा, उसकी आवृत्ति 0 हर्ट्ज होती है।
थर्ड पार्ट है अपना मैथ का, और मैथ का क्वेश्चन नंबर 31 है कि यदि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 100 और x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 64 हो तो x का मान ज्ञात करो। ठीक है, देखो अपने पास दे रखा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर है 100। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लगेगा। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर कितना आया, 100 रूट होता है 100 का रूट होता है 10। ठीक है, इसी तरह यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे या रूट लगेगा, तो x माइनस वाई बराबर आया अपने पास 64 होता है 8 का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दो संख्या है जिनको जोड़ने पर 10 और घटाने पर 8 आए। ठीक है, तो यहाँ इसके नीचे लिख सकते हैं हम x माइनस वाई बराबर 8 है। ठीक है, तो इसको करने के कई तरीके हैं। सबसे बेस्ट तरीका है एक बार इसको जोड़ो और एक बार घटाओ, तो 10 और 8 होता है 18, और 10 में से 8 गया तो 2। इसका भी आधा कर दो, इसका भी आधा कर दो, तो 18 का आधा होता है 9, और 2 का अगर हम 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 1। तो वो दोनों नंबर क्या है, एक तो 9 है और एक 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट में x है और सेकंड में y है, तो x का मान तो हो जाएगा 9 और y का मान 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर देखो, इसने पूछा x का मान क्या होगा, तो x का मान क्या हो जाएगा 9। डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि 6 प्लस ए और 6 माइनस ए का औसत क्या होगा। ठीक है, दो संख्या इनका औसत निकालना है, एक है 6 प्लस ए और एक है 6 माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो औसत होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो दोनों को जोड़ते हैं हम। अगर 6 प्लस ए को जोड़ेंगे हम 6 माइनस ए में, और राशियों की संख्या कितनी है 2। ठीक है, एक ये हो गई, एक ये हो गई। ठीक है, देखो प्लस का ए और माइनस का है तो कट गया, 6 और 6 12 बटा 2, और 12 में 2 का भाग कितनी बार जाता है 6 बार, तो इनका औसत क्या हो जाएगा 6। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक ही जगह अपनी इच्छा से कोई एक वैल्यू रख लो। जैसे मैं 1 रखता हूँ तो ये हो जाएगा 6 प्लस 1 और ये हो जाएगा 6 माइनस 1। ठीक है, तो 6 और 1 7, और 6 में से 1 गया तो 5। अब दो संख्या अपने पास 7 और 5, इनका औसत निकालना, तो औसत होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो 7 और 5 12, और राशियों की संख्या है 2, तो 12 में 2 का भाग कितनी बार जाता है 6 बार। अगला क्वेश्चन अपना कि एक पहिए का व्यास 105 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक पहिया है जिसका व्यास कितना दे रखा है 105। ठीक है, व्यास क्या होता है, ये पूरी लाइन व्यास होती है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर में से बराबर 2 हिस्सों में बांटने वाली रेखा व्यास होती है, और व्यास का आधा त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 105 का आधा क्या होता है 105 बटा 2। तो बताओ 330 मीटर की दूरी तय करने में चक्रों की संख्या बतानी है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका एक चक्कर निकालना है, और एक चक्कर हमेशा उसकी परिधि होती है, और वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, क्योंकि पहिया वर्ताकार होता है तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर। तो 2 की जगह 2, पाई की वैल्यू 22 बटा 7, और त्रिज्या है 105 बटा 2। ठीक है, जो कट रहा है उसको काट दो, जैसे 2 से 2 कट गया, 7 का भाग इसमें जाता है, 7 1 7, 7 5 35। ठीक है, 15 को 22 से गुणा करेंगे तो आएगा 330 सेंटीमीटर। देखो यहाँ सेंटीमीटर रेडियस सेंटीमीटर में है, तो ये 330 सेंटीमीटर एक चक्कर में जाएगा। अब देखो इसने पूछा है कि 330 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगा, तो यहाँ लिखना है हमें चक्कर और इधर लिखना है दूरी। ठीक है, जब वो एक चक्कर लगाता है तब दूरी तय करता है वो 330 सेंटीमीटर, लेकिन जाना है उसको 330 मीटर, तो कितने चक्कर लगाएगा x। ठीक है, वजर गुणा कर दो, तो x बराबर हो जाएगा 330 मीटर बटा 330 सेंटीमीटर, क्योंकि ये x के साथ 330 सेंटीमीटर गुणा में भाग में चला जाएगा। अब ऊपर मीटर है और नीचे सेंटीमीटर है, ये कटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसमें 2 जीरो और बढ़ा दो। ठीक है, देखो 330 का भाग 330 में सीधा सीधा एक बार, और 2 जीरो का 2 जीरो, यानी टोटल चक्कर कितने लगाएगा वो 100। सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि संख्या x तथा y का अनुपात 2:3 है, और प्रतीक में 9 जोड़ने पर अनुपात 3:4 हो जाता है, तो x और y का मान क्या होगा। देखो संख्या है अपने पास x और y के अनुपात में, जिसका रेशियो है 2:3। ठीक है, तो इसको 2x मान लेते हैं, इसको 3x मान लेते हैं। ठीक है, प्रत्येक में 9 जोड़ने पर, इसमें भी 9 जोड़ेंगे और इसमें भी 9 जोड़ेंगे, तो इनका जो नया अनुपात है वो हो जाएगा 3:4। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 4 दूना 8x प्लस 9 चौक 36 बराबर 3 3 9x प्लस 9 तिया 27। एक्स एक्स एक तरफ और नंबर एक तरफ कर दो, तो ये 8x यहीं रहेगा, इधर आएगा तो माइनस का 9x बराबर 27 यहीं रहेगा, इधर आएगा तो माइनस का 36। 8x में से 9x गया तो माइनस का x बराबर माइनस का 27 में से 36 गया तो माइनस का 9, माइनस माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आई 9। अब 9 को इन दोनों अनुपात से गुणा कर दो, जो संख्या दे रखी थी 2:3, तो 9 दूना 18 हो जाएगा और 9 तिया 27, यानी मूल संख्या क्या थी 18 और 27। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन अपना कि दो गोलियों का कुल वजन 20 केजी है और एक गोली का वजन कुल गोलियों का वजन जो है वो 20 केजी है और एक गोली का वजन 40 ग्राम है, तो गोलियों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर गोली कितनी है, एक, और उसका वजन कितना बैठ रहा है, 40 ग्राम। तो बताओ कुल वजन है 20 केजी, तो वजन के नीचे लिख दो 20 केजी। तो बताओ कितनी गोलियां होगी, वो x। ठीक है, देखो यहाँ पर ग्राम है और यहाँ किलोग्राम है, हम क्या करेंगे, ग्राम को किलोग्राम को चेंज करेंगे ग्राम के अंदर। और ध्यान रखना हमेशा कि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, तो 20 केजी में 20,000 ग्राम हो जाएगा। अब इसको वजन गुणा कर दो, ये हो जाएगा अपने पास 40x बराबर 20,000, 40 गुणा में कहा चला जाएगा भाग में, 0 से 0 कट गया और 4 पंजे 20, 2 0 का 2 0, तो कुल गोलियां कितनी है, 500। ऑप्शन नंबर है अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि 4k² माइनस 4k प्लस 1 का गुणनखंड क्या होगा। ठीक है, देखो अपने पास दे रखा है 4k² माइनस 4k प्लस 1। ठीक है, इसका गुणनखंड हमें करना है। देखो यहाँ सिंबल से करते हैं, तो यहाँ पर माइनस और प्लस है तो आंसर हमेशा माइनस माइनस में आता है। ठीक है, अब इस नंबर को इससे गुणा करो, 4 एकम 4। ठीक है, तो दो ऐसी संख्या जिनको गुणा करे तो 4 और जोड़े तो भी 4 आए, तो ऐसी कौन सी संख्या होगी जिनको गुणा करेंगे तब भी 4 आएगा और दोनों को जोड़ेंगे तब भी 4 आएगा, तो वो संख्या होती है 2 और 2। ठीक है, -2 को -2 से गुणा करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा और दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 4 आएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, ये 4 के आगे लिख दो बस। ठीक है, इधर भी 4k। ठीक है, ये अपना गुणनखंड हो गया है। अब इसमें से अगर कोई कटता है तो उसको काट दो, जैसे 4 और 2 2 से कटता है तो ये जाएगा अपने पास 2k - 1, क्योंकि 2 से काटने पर ये 2 और यहाँ 1, और यहाँ भी वही 2k - 1, तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 2k - 1 और 2k - 1। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना कि एक 60 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े बरामदे को ढकने के लिए 10 डेसीमीटर इंटू 9 डेसीमीटर के कितने पत्थर लगेंगे। ठीक है, एक बरामदा है बड़ा जिसकी लंबाई है 60 मीटर और चौड़ाई है 6 मीटर, और इसके अंदर जो पत्थर लग रहा है वो 10/9 का है। ठीक है, तो बताओ ऐसे कुल कितने पत्थर इसके अंदर लगेंगे, हमें पता करनी है पत्थरों की संख्या। ठीक है, पत्थरों की संख्या, और पत्थरों की संख्या कैसे पता करते हैं, फर्श का जो क्षेत्रफल है उसके अंदर भाग दे दो एक पत्थर का क्षेत्रफल, एक पत्थर का क्षेत्रफल। ठीक है, अब फर्श आयताकार और पत्थर भी लगभग आयताकार ही है, तो इनका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, चाहे वो फर्श हो चाहे पत्थर हो, दोनों का क्षेत्रफल होगा लंबाई इंटू चौड़ाई। अब देखो अगर हम फर्श की लंबाई की बात करते तो यह है 60 मीटर और चौड़ाई है इसकी 6 मीटर। ठीक है, मैं इधर लिख रहा हूँ, और जो पत्थर लगा हुआ वो 10 डेसीमीटर इंटू 9 डेसीमीटर। ठीक है, अब अगर इनको काटेंगे तो ये कटेगा नहीं, क्योंकि ऊपर मीटर है नीचे डेसीमीटर है, तो हमें क्या करना है कि इस मीटर को छोटी का यानी डेसीमीटर में चेंज करना है। और ध्यान रखना कि 1 मीटर के अंदर हमेशा 10 डेसीमीटर होते हैं। ठीक है, तो 60 मीटर में कितना हो जाएगा, 600, और 6 में 60। ठीक है, अब जो कटा उसको काट सकते हैं। अब देखो यहाँ पर जैसे 0 से 0 कट गया, और ये 3 से कटता है, 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6, 0 का 0 और 3 का भाग 60 में 20 बार। ठीक है, 20 को 20 से गुणा किया तो टोटल 400 पत्थर वहां पर लगेंगे। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि एक विद्यालय में 70 लड़के और 280 लड़कियां हैं, तो विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर बॉयज है 70 और गर्ल्स है 280, तो कुल कितने हो गए, दोनों को जोड़ेंगे तो ये होता है 350। ठीक है, अब प्रतिशत में हमेशा कुल 100 से निकालते हैं। अगर 350 में से 70 लड़के हैं तो 100 में से कितने होंगे, x, वजर गुणा कर दो तो x बराबर हो जाएगा 100 इंटू 70 बटा 350। 0 से 0 कट गया, 7 पंजे 35 और 5 दूना 10, 0 का 0, यानी टोटल 20% वहां पर लड़के हैं। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि 35 रुपए प्रति किलो की दर से 3 किलो प्याज और 20 रुपए प्रति किलो की दर से 2 किलो चावल का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो 35 रुपए किलो की दर से उसने 3 किलो प्याज खरीदे, तो कुल कितने रुपए देने पड़े उसको, 35 या 105, और 20 रुपए किलो की दर से उसने 2 किलो चावल खरीदे तो कुल कितने रुपए देने पड़े, 40। ठीक है, तो दोनों के मिलाकर कितने हो गए, 145, यानी दोनों का कुल मूल्य हो जाएगा 145 रुपए। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अपना कि कोष्टक 10 का स्क्वायर कोष्टक बंद की घात 0 का
मान क्या होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर दे रखा है 10 की स्क्वायर की कोष्टक घात 0। तो सबसे पहले अगर हम कोष्टक को सरल करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अगर कभी भी कोष्टक है तो ये दोनों नंबर आपस में गुणा होता है। तो 0 को अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 10 की घात क्या हो जाएगी, 0 ही होगी। और किसी भी संख्या की अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1, चाहे वो कोई सा भी नंबर हो, अगर उसकी पावर 0 है तो वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपके लिए मैं क्वेश्चन देता हूं कि अगर ये सवाल ये होता है कि 10 की पावर 0 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो इसका मान क्या होगा। इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। अगला क्वेश्चन अपना कि एक व्यापारी ने 2 रेडियो 960 रुपए में खरीदे। उनमें से एक को 15% हानि पर और दूसरे को 19% लाभ पर बेच दिया, और दोनों रेडियो का जो समान मूल्य पर बेचा, यानी विक्रय मूल्य दोनों का समान है, तो प्रत्येक का क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, अब देखो खरीदा उसने 960 रुपए में, अब 960 में दोनों खरीदे, एक नहीं खरीदा। ठीक है, अब दोनों में से क्या क्या प्राइस है इसकी हमें पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एक बार एक को x मान लेते हैं और दूसरा हो जाएगा 960 माइनस एक्स। ठीक है, अगर कोई दो चीज या दो संख्या ऐसी दे रखी है जिनका हमें योग पता नहीं है तो एक को x मान लो और दूसरे को उन टोटल में से घटा लो, पता चल जाएगा। अब इसने कहा कि एक को 15% हानि पर बेचा। ठीक है, मान लेते हैं इसको 15% हानि पर बेचा, तो 15% हानि का मतलब 100 की चीज कितने बिकी, 85 में, तो इसको लिख सकते हैं 85/100। और दूसरे को 19% लाभ पर बेचा, तो इसको लिख सकते हैं 119/100। और इन दोनों का समान मूल्य पर बेचा, यानी विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। अब इसको सरल कर लो। ठीक है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास 85x/100 बराबर, इसको अगर इससे गुणा करते हैं तो 960 इंटू 119 माइनस 119x/100। देखो दोनों का आधार बराबर है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही कट जाएगा। अब x एक तरफ कर लेते हैं और नंबर एक तरफ, तो ये माइनस का इधर आएगा, तो 85x प्लस 119x बराबर है 960 इंटू 119। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 204x बराबर है 960 इंटू 119। ये गुणा में कहाँ चला जाएगा, 204 भाग के अंदर। अब इसमें से जो कट रहा है उसको हम काट सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर 2 से काट सकते हैं इसको, ये हो जाएगा 102 और ये हो जाएगा अपने पास 480। ठीक है, और अगर हम और 2 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 51 और ये हो जाएगा अपने पास 240। ठीक है, इधर लिख रहा हूँ मैं इसको। अब देखो ये 119 और 51 किससे कटता है, 17 से, 17 है 51 और 17 7 है 119। ठीक है, 3 का भाग इसमें जाता है 240 में 80 बार, और 8 को अगर हम 80 को गुणा करेंगे 7 से तो 8 7 है 56, यानी 560 रुपये किसकी वैल्यू आई, x की। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एक की कीमत 560 है तो दोनों की कीमत तो 960 रुपये है। 960 में अगर एक 560 की तो दूसरी कितनी की हो जाएगी, 400 रुपये की। तो दोनों का मूल्य होगा 540 और 400 रुपये। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना 2 टेबल और 3 कुर्सी का मूल्य 7000 रुपये है और 3 टेबल और 2 कुर्सी का मूल्य 8000 रुपये, तो एक टेबल का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह क्या होगा, देखो यहाँ पर 2t प्लस 3k बराबर है 7000 रुपये और 3t प्लस 2k बराबर है 8000 रुपये। ठीक है, मैंने टेबल को t और कुर्सी को k के रूप में लिखा। अब बताओ एक टेबल की कीमत क्या होगी, यानी हमें t की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर हम इसको, यहाँ ये 2 लिखा हुआ है, समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। तो समीकरण 2 और 1 को बराबर करने के लिए हमें क्या करते हैं, इसको यहाँ ऊपर लिख के गुणा करते हैं और या इसको नीचे लिखकर गुणा करते हैं। लेकिन हमें सिर्फ यहाँ एक टेबल की कीमत पूछी है, तो हम सवाल को लंबा नहीं करेंगे, हमें सिर्फ डायरेक्ट टेबल की कीमत ही निकालेंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ जो पीछे जो लिखे हैं नंबर, जैसे यहाँ 3 है तो इसको नीचे लिखेंगे और यहाँ 2 है तो यहाँ इसको ऊपर लिखेंगे। अब इसको गुणा करेंगे ताकि हमें डायरेक्ट टेबल की कीमत पता चल जाएगी। 2 दूना 4t प्लस 3 दूना 6k बराबर 7 दूना 14000। ठीक है, इसी तरह 3 त्रिका 9t प्लस 3 दूना 6k बराबर है 8 या 24000। ठीक है, समीकरण 2 को समीकरण 1 में से घटाएंगे तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे, इसके माइनस, ये भी माइनस, तो ये देखो ये कट गया इस बार। ठीक है, और 4t में से 9t गया तो क्या बचता अपने पास, माइनस का 5t, और 14000 में से 24000 गया तो माइनस का 10000। ठीक है, और माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5 गुणा में कहाँ चला जाएगा, भाग में, 5 दूना 10, 3 जीरो का 3 जीरो, यानी एक टेबल की कीमत कितनी आई, 2000 रुपये। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अपना कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या
कौन सी है। ठीक है, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? ऐसी संख्या जिसमें सिर्फ खुद का ही भाग जाता हो। ठीक है, और या फिर ऐसी संख्या जिसके दो से ज्यादा टुकड़े नहीं होते हो, तो वो होती है अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, 0, 1, 2 और 3। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर देंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। अगला क्वेश्चन अपना कि मोहन की उम्र अपने पुत्र से 5 गुनी है। देखो ये मोहन है और ये इसका पुत्र है। ठीक है, मोहन की उम्र अपने पुत्र से 5 गुनी है, तो हम पुत्र को x मान लेते हैं, तो मोहन क्या हो जाएगा? 5x। आगे लिखा इसने 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष की बात कर रहा है, तो हम कहाँ जाएंगे? भविष्य में। और कितना आगे जाएंगे? 4 साल। ठीक है, तो मोहन की हो जाएगी 5x + 4 और उसके पुत्र की हो जाएगी x + 4। ठीक है, और इन दोनों की उम्र का योग 44 है, तो अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो योग कितना होता है? 44। ठीक है, यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं। देखो 5x और x 6x + 8 बराबर हो गया 44, क्योंकि 4 और 4 8 होता है। प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। तो 6x बराबर 44 में से अगर हम 8 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 36, और 6 गुणा में भाग में चला जाएगा, 6 का भाग 36 में 6 बार ही जाता है। ठीक है, तो x की वैल्यू 6 आई, मतलब पुत्र 6 साल का है, और ये से 5 गुणा पड़ा है, तो 6 5 30 साल का मोहन हो जाएगा। तो आज मोहन की उम्र क्या होगी? तो आज कितनी है? 30 साल। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि यदि a/b बराबर 6/7 और b/c बराबर 8/9 तो ac का मान क्या होगा? देखो यहाँ a, b और bc दे रखा है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? तीनों का निकालना है, a b और c का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर ac का मान निकलता है। अब a b कितना दे रखा है? 6/7 और bc कितना दे रखा है? 8/9। ये जो खाली जगह दिख रही है इनको भर दो, यहाँ 8 है तो यहाँ 8 लिख दो, और यहाँ 7 है तो यहाँ 7 लिख दो, और इनको गुणा कर दो आपस में। 6 8 48 और 8 7 56 और 9 7 63। ठीक है, तो यह आया अपने पास ए बी सी का मान। अब इसने पूछा है a/c क्या होगा, तो a की वैल्यू आई 48 और c की वैल्यू है 63। अब ये जिससे कट रहा है उसको काट सकते हैं, जैसे 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 छंग 18 और 3 दूना 6, 3 एकम 3। ठीक है, अब इससे आगे नहीं कट रहा है तो 16/21। ये ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना रीजनिंग का कि रीजनिंग यदि AEC बराबर 9 है तो KLP का मान क्या होगा? ठीक है, देखो अगर हम अल्फाबेट में देखते हैं तो A आता है 1 नंबर पे, E आता है 5 नंबर पे और C आता है 3 नंबर पे, और तीनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 9। इसी तरह KLP का हमें पता करना है। ठीक है, तो K आता है 11 नंबर पे और L आता है 12 नंबर पे और P आता है 16 नंबर पे, और तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 39। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब समय 1:30 है तो वास्तविक समय क्या होगा? ठीक है, अगर कांच में देखने पर अगर 1:30 दिख रहा है तो वास्तव में समय क्या होगा? ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर समय दर्पण की बात करता है तो उसको हम 11:60 और 23:60 से माइनस करते हैं, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, अगर समय 11 से कम हो तो 11:60 से, और 11 से ज़्यादा हो तो 23:60 से माइनस करते हैं। तो देखो यहाँ 1:30 है तो जो 11 से कम है तो हम इसको 11:60 से माइनस कर लेंगे 1:30 को। ठीक है, तो 60 में से 30 गया तो 30 और 11 में से गया तो 10, यानी दर्पण में देखने पर वो समय कितना दिख 1:30 दिख रहा है, तो वास्तव में कितना है वो? 10:30। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि कौन सा अक्षर इस क्रम को पूरा करेगा? एक क्रम दे रखा है A D C G और E, इसका अगला पद क्या होगा? ठीक है, देखो यहाँ पर A के बाद D, फिर C आया, फिर G और फिर E आया, तो ये जो सीरीज है वो कूद कूद कर चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से ये सीरीज चल रही है और हमें ये एक पद हमें पता करना है। तो देखो A के बाद C आया, यहाँ पर इसने क्या किया? 2 प्लस किया है। फिर C के बाद E आया तो यहाँ पर भी इसने 2 प्लस किया है। इसी तरह D के बाद अगर G आ रहा है तो यहाँ पर देखो ये 3 प्लस कर रहा है, तो आगे भी 3 प्लस ही करेगा, क्योंकि ऊपर 2 2 किया तो नीचे भी 3 3 करेगा। ठीक है, तो G और अगर G में 3 जोड़ते हैं तो क्या आता है अपने पास? G के बाद H I और J, तो अगला पद क्या होगा इसका? J। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि एक फोटो की ओर संकेत करते हुए मेरी माँ ने कहा कि इस सुंदरी का पति तुम्हारी माँ का पुत्र है। यदि मेरा कोई भाई नहीं है तो मेरा और उस फोटो में उस सुंदरी का आपस में क्या संबंध है? ठीक है, देखो यहाँ पर ये सवाल ध्यान से अगर देखोगे तो इसने कहा कि मेरी माँ ने, यानी ये देखो ये मैं हूँ और ये मेरी माँ है। ठीक है, और मेरी माँ ने कहा कि इस सुंदरी का जो पति है, यानी वो लड़की है, उसका पति तुम्हारी माँ का, मेरी माँ मुझे ही कह रही है कि तुम्हारी माँ का
पुत्र है, मतलब या तो उस सुंदरी का पति मैं हूँ या फिर मेरा भाई हो सकता है, लेकिन इसने जस्ट आगे बोल दिया कि मेरा कोई भी भाई नहीं है, तो मतलब उस सुंदरी का जो पति है वो मैं खुद हूँ। तो उसने कहा, पूछा है कि मेरा और उस फोटो में उस सुंदरी का आपस में क्या संबंध है, तो वो मेरी क्या है, पत्नी। तो पति पत्नी का संबंध होगा, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अपना कि 144, 72, 24, 12 और 4 का अगला पद क्या होगा। देखो ये सीरीज है और घटते क्रम में और एकदम से घट रही है, तो अगर कोई सीरीज एकदम से घटते तो ध्यान रखना उसमें भाग का नियम चलता है, ठीक है। अब देखो यहाँ 144 का 72 आया, मतलब इसमें 2 का भाग लगा है, ठीक है। और 72 का अगर 24 आ रहा तो 3 का भाग लगा है। 24 में अगर 12 आ रहा है तो यहाँ पर ये 2 का भाग लगा रहा है, और 12 का अगर 4 आ रहा है तो यहाँ 3 का भाग लगा रहा है। देखो सीरीज पता चल गई हमें, 2 का भाग 3 का भाग, 2 का भाग 3 का भाग, तो अब किसका भाग लगेगा वापस, 2 का। और 4 में 2 का भाग देने पर क्या आता है, 2, यानी इसका अगला पद क्या होगा, 2। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, नए हो चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी जारी रखिए, जितनी हो सके मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपको ऐसा लगता होगा कि आपकी तैयारी फुल है, लेकिन रियलिटी में आपकी तैयारी इतने टाइम से आप जब तैयारी कर रहे हो तो आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है, ठीक है। ये आप अगर ऑफलाइन टेस्ट दोगे तो उससे ज़्यादा बेहतर पता चलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।